नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक दो तीन खबरें आपके सामने रखेंगे, जिसमें सबसे पहली खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने दानिश अली अंसारी, जो उनके लोकसभा सांसद थे, उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है। मैं समझता हूं वैसे तो हर पार्टी अपनी राजनीति खुद करती है, लेकिन मेरा एनालिसिस यह है कि भारत की राजनीति में अभी तक गाहे बगाहे किसी न किसी रूप में मायावती मुस्लिम वोटरों का वोट बटोरती रही है। और जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, वहां पर बसपा ने अपना कैंडिडेट दिया, तो मुस्लिम समाज के वोट बसपा को जाते रहे हैं। और यही एक कारण है कि दानिश अली अंसारी भी इसी वजह से लोकसभा के सांसद बने थे, चूँकि उन्हें टिकट मिली थी और बाकी बसपा का वोट मिलाकर। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक मायावती की जो राजनीति रही है वह एकदम लोगों के गले नहीं उतर रही है। कभी वो गर्म हो जाती हैं तो कभी नरम हो जाती हैं। कांग्रेस उनके निशाने पर रहती है और बसपा कभी बीजेपी के बारे में कभी कोई कुछ बात नहीं करती। अभी कुछ एक महीने पहले जो पिछला लोकसभा का सत्र था, उसमें दानिश अली अंसारी को भद्दी भद्दी गालियां दी गईं बीजेपी के एक सांसद के द्वारा, और उस समय बसपा ने प्रमुखता से इस बात को नहीं उठाया। बसपा चाहती तो इसके लिए पूरे यूपी में आंदोलन कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से दानिश अली को सपोर्ट मिलता। पिछले दिनों अभी जब जो वर्तमान सत्र चल रहा है लोकसभा का, उसमें बीजेपी के गाली देने वाले सांसद ने दानिश अली से माफ़ी मांग ली और शायद मामला रफा दफा हो गया। लेकिन मायावती ने उनको क्यों निकाला, यह संकेत मुस्लिम समाज में बहुत ही गलत तरीके से गया है। मैं समझता हूँ इस घटना के बाद मुसलमान वोटर इस बात को सोचेगा कि अब उन्हें क्या करना है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि दानिश अली को जब गालियां दी गई थी संसद में, तब मायावती ने चुप्पी साध ली, और अब इस दौर में आकर के दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये तो रही एक खबर। और दूसरी खबर ये है कि 3 राज्यों में जो अभी तक चुनाव के बाद सरकार बनाने का मामला लटका हुआ है, उसके लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से आज पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनकी शायद कल से बैठक शुरू हो जाएगी। सबसे पेचीदा मामला राजस्थान का है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है। हो सकता है राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में जो रूठे हुए लोग हैं उनको मना लें, जिनमें वसुंधरा राजे भी शामिल हैं। बाकी जगह जब राजस्थान का मामला सुलझ गया तो फिर 2 राज्यों में सरकार बनाने में और मुख्यमंत्री के नाम तय करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। हालांकि मैं आपको इसके बाद, ये तो 3 राज्यों की बात रही, एक और बड़ी खबर पर लेकर चलता हूँ, और वो खबर है नरेंद्र मोदी ने जो आज अपना प्लान तैयार किया है 2024 के लिए, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए शायद घातक सिद्ध हो सकता है।
नरेंद्र मोदी ने अभी से तय कर दिया है अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी 400 सीट जीत कर आएगी और इसके लिए उसे पूरे देश से 50 से 51% वोटर चाहिए। ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के साथ साथ उन्होंने अपनी अब तक की जितनी भी योजनाएं हैं सब की सब इस प्रोजेक्ट में समायोजित कर दी हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि ये योजना जब लागू की गई तो सब लोगों को इसका लाभ मिला, ऐसा नहीं। उन्होंने हर योजना के बारे में कहा है कि कुछ लोगों को ये योजना से लाभ मिला होगा, कुछ लोगों को उस योजना से लाभ मिला होगा, कुछ को इससे मिला होगा, कुछ को दूसरी योजना से लाभ मिला होगा। उन्होंने बोलबाब यह है कि किसी न किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं से जो योजनाएं चल रही हैं लाभ जरूर मिला होगा। उसमें यह भी लाभ है, किसी का खाता खुल गया, किसी का राशन कार्ड बन गया, किसी को बीमारी का कार्ड बन गया, किसी को जो किसान है उनको बीमा मिल गया, या किसानों को जो 6,000 रुपये वाला है वो मिल गया, किसी को घर मिल गया, किसी को नल मिल गया, किसी को पानी मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। ये सारी पूरी कहानी उस प्रोजेक्ट में शामिल की गई है। तो नेचुरल सी बात है, उन्होंने अपने 10 वर्ष के शासनकाल में जो कुछ भी दिया है गरीबों को, वो कितना मिला है कितना नहीं मिला है ये एक अलग बात है, ये जांच के विषय हैं, या जो मिलने वाले लोग हैं खाने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। लेकिन ये बात उन्होंने अपने प्रचार तंत्र में सबसे पहले रखी है। अब देखना ये भी है कि उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 400 सीटें जीतनी हैं। अब वो 400 सीटें कैसे जीतेंगे, तो उसके लिए उन्होंने अपनी योजनाओं का प्रोपेगेंडा बनाया है। और बाकी तो आपको सब मालूम ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस कार्यकर्ता, आरएसएस का पूरा सहयोग, वोटर्स को निकालना, जो वोट उनके विरोध में पड़ रहे हैं उन्हें रोकना और अपने वोटों को डलवाना, ये काम पहले से चलता आ रहा है। इसके लिए मैं एक सीट जो मध्य प्रदेश की है, जिस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, उसके बारे में हम बता दें। जो लोग वोट कांग्रेस को देना चाहते थे या किसी और दल को देना चाहते थे, उन्हें वोट नहीं डालने दिया, या किसी और से जब किसी और को वोट देना है या बीजेपी को वोट देना है तो पूछ करके वोट डलवाए गए। मैं ये घटना दिमनी के बारे में बता रहा हूँ, कई वीडियो मैंने देखे। अजीत अंजुम के साथ अभद्रता भी हुई इस मामले में। अजीत अंजुम ने कुछ मतदाताओं से पूछने की कोशिश की कि वोट कहाँ दिया आपने, कौन आपको वोट नहीं डालने दे रहा है, तो पीछे भाग करके जब वो पूछने जा रहे थे तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की। मामला मारपीट तक पहुंचने की नौबत आ गई। लेकिन अजीत अंजुम एक बेबाक और निर्भीक पत्रकार होने के नाते वो पूछते रहे मतदाताओं से कि आपको क्या तकलीफ है आपको। खैर वो एक अलग बात है। तो मैंने एक उदाहरण के रूप में आपके सामने ये बात रखी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस तरह से भी काम करते हैं जब बूथ लेवल पर कोई बात होती है। तो अब सवाल उठता है फिर एक बार से कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में क्या करना चाहती है। मोदी ने अपने जो गाड़ी भेजी है उसका प्रचार हो रहा है, और मैं समझता हूँ देश में इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री की दौड़ वाली कैंडिडेट हैं महारानी वसुंधरा राजे। शायद बाकी लोग सिर भी नहीं उठा पाएंगे, कुछ भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अलवर के बाबा बालकनाथ जो तिजारा सीट से जीते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, वो भी चीफ मिनिस्टर की लाइन में हैं और बहुत कुछ प्रचार हुआ उनके बारे में, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या उन्हें बनना चाहिए। उन्हें एक दूसरे
योगी आदित्यनाथ के रूप में प्रोजेक्ट करने की राजस्थान में कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया एक्स पर, वो ये था कि नहीं, मुझे नरेंद्र भाई मोदी से बहुत कुछ सीखना है और उनके सानिध्य से, उनकी मेहरबानी से मैं चुनाव जीता हूँ, संसद का चुनाव जीता और तिजारा से जनता ने मुझे विधायक बनाया। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। उनकी इस लैंग्वेज से, उनके इस ट्वीट से ये पता चलता है कि बालकनाथ खुद ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ से पीछे हट गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक लाइन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बालकनाथ लाइन में थे, तो उनसे वसुंधरा राजे को बल मिलता है, क्योंकि एक व्यक्ति अभी ये बात कह रहा है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है नरेंद्र भाई मोदी से, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अभी पेशेंस है और वो इस लाइन से हट रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, यदि नरेंद्र भाई मोदी ने वसुंधरा राजे का नाम मुख्यमंत्री पद के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो फिर मैं समझता हूँ राजस्थान में हालात काफ़ी गड़बड़ हो सकते हैं। अब बात ये चल रही है कि वसुंधरा राजे को कैसे साधा जाए। एक सूत्र ने, हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं कुछ लोग, उन्होंने बताया कि वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर बना करके उनके पुत्र को आगे बढ़ाने की बात चलेगी। उनके पुत्र को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है और उनसे कहा जा सकता है कि आप केंद्र की राजनीति में रहिए या पार्टी की राजनीति करिए। तो ये एक बात हो सकती है। वसुंधरा राजे इस समय 70 साल से ऊपर की हैं, तो निश्चित सी बात है कि उन्हें अब अपने पुत्र को राजनीति में आगे लाना है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद कोई कम नहीं होता, या बड़ा कैबिनेट का पद उन्हें दिया जा सकता है। हालांकि इस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें पार्टी के तमाम लोग उन्हें ट्रोल करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने डेराबंदी करी हुई है विधायकों की, ये और वो तमाम, जो सीकर रोड पे जो होटल है, रिसोर्ट है, उसके मामले में हेमराज मीणा उनको बाकायदे ट्रोल करवा रहे हैं, खुद भी ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात है कहाँ तक कौन पार्टी में किस, चूँकि पार्टी है, महादेव की बारात होती है, हर आदमी का अपना चेहरा होता है, हर आदमी की अपनी बात होती है, वो कुछ भी कह सकता है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान ये संभल गया, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान संभाल लिया, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आराम से सुलट जाएंगे। एक और अगली खबर जो हमें पता चली है वो ये है कि तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी सूचना प्रेस को सूत्रों के हवाले से दिलवाई है, और वो ये है कि जो बीआरएस है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो विधायक हैं, वो सब कांग्रेस सरकार के तमाम लोगों से संपर्क में हैं, और ऐसा लग रहा है कि सारे विधायक टूट करके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, ऐसा चर्चा सामने आई है। चूँकि अभी तो 10 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है, बाकी हो सकता है तमाम चीज़ें हैं, यदि वो आते हैं तो उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं। एक अगली बात मैं आपको और बताता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देने वाली है, और वो बात है दक्षिण भारत और उत्तर भारत। ये दोनों इलाके, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, बहुत ही, मैं समझता हूँ इनका एनालिसिस किया जाए तो एक बड़ी बात निकल कर आती है। दक्षिण भारत बहुत ही विकसित बुद्धि वाला क्षेत्र है, और अपना जो उत्तर भारत है जिसमें हम भी रहते हैं, यहाँ पर आदमी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति पर डमाडोल हो जाता है। उसे विकास से, उसे अपने चरित्र से, अपनी बात से पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झूठ को भी झूठ कहने लगता है, सच को तो सच कब कहेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग मंदिरों की, मस्जिदों की आड़ में और अपनी जो बात है उसमें खो जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ये सारी चीज़ें नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा बवंडर भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत है। केरल में वहाँ
उनको का जो कम्युनिस्ट पार्टी है पैर नहीं रखने दे रही है, और कर्नाटका उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। और तमिलनाडु को आपको मालूम ही है कि वहाँ द्रमुक जो है सत्ता में है, और AIADMK वो अलग थलग है, वो भी नरेंद्र मोदी के पाले से अलग हो गई है। उड़ीसा को आप जानते ही हैं, वो वहाँ के छत्र अब तो एक छत्र 20 साल से राज कर रहे हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बचा हुआ राज्य जो BRS वाला था तेलंगाना, उसे भी कांग्रेस ने छीन लिया है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र कोई इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि वो कोर्ट की पैरोकारी में, कोर्ट में जो बात चल रही है, कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, और वहाँ पर केवल प्रेशर की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट बार बार वहाँ के जो लोग विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको फटकार लगा रहा है कि जल्दी से जल्दी शिवसेना के विधायकों पर निर्णय लीजिए, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है, और सब ऐसे ही, मुझे लगता है ऐसे ही पूरे 5 साल कट जाएंगे और कुछ होना जाना नहीं है। और एक ले दे करके गोवा है शायद, तो गोवा में भी कोई हालात, गोवा छोटी सी जगह है, उसका कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व महाराष्ट्र का है, जो दूसरे नंबर पर 40 सीटें देता है, उसमें डमाडोल की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई पहचान नहीं है। वहाँ पर बल्कि दो पार्टियां काम कर रही हैं, दो फाड़ होकर के शिवसेना और उसका एक दूसरा जो पार्टी है जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी बनाए गए हैं, उनका नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से 3 पार्टियां मिलकर के राजकाज संभाल रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत का पूरा, आंध्रा में आपको मालूम ही है, आंध्रा पहले TDP के पास रहे और उसके बाद YSR के बेटे हैं उनके पास है। तो कुल मिलाकर के आधे से ज़्यादा भारत इस समय उनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार, इधर हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें और पंजाब, सारी चीज़ें उनके हाथ से निकली हुई हैं। अब मध्य भारत के ये 3 राज्य भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, तो वहाँ भी डमाडोल की स्थिति है कि चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आज 3 तारीख को वोट खुले थे, आज मैं समझता हूँ 10 तारीख हो गई है। जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा तो 10 तारीख में होगा। तो आपको ये बिल्कुल मैंने कई खबरों से अवगत कराया है, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप इस पर ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें। ज्वाइन करने से मेरे को आपकी बहुत ताकत मिलेगी, जिससे मैं आपका आभार भी व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, और आगे चल करके आप मेरे जैसे ही मेरा वीडियो पोस्ट होगा आप उसको देख सकेंगे, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपको ये सारे मेरे जो अब तक मैंने जो टिप्पणियाँ की या जो खबरें सुनाई वो कैसी लगी ज़रूर लिखें। थैंक यू।